इंडिया स्टोरी बुक एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की कहानी कॉलेज लाइफ के 4 दोस्तों के बारे में है। मैं आज ज्यादा बात नहीं करूंगा। आज का कार्यक्रम शुरू होता है। अपनी आंखें बंद करें और ऐसे सुनें जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो। साउथ सिटी से बाहर निकलते ही बारिश शुरू हो गई। आर्ची ने एक बार तेरी से कहा, चलो मैं तुम्हें अपनी कार में घर ले जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं, मुझे बोनी से थोड़ा काम है, मैं घूमने चला जाऊंगा। तीतर ने बात टाल दी। आर्ची बोनी को देखती है और आगे बढ़ती है। राय और अरिन थोड़ा पीछे थे। आर्ची को जाता देख राय कहता है, फिर क्या हुआ इसे? आर्ची, राय, अरिन, बोनी और टिटी कॉलेज के दोस्त हैं। बोनी गंदगी में अकेला रहता है। उनके माता पिता मालदा में रहते हैं। आर्ची का विशाल फ्लैट गोल्फ कोर्स पर है। अपने माता पिता के अलग होने के बाद वह अकेले रहते हैं। बाकियों के घर बागाजतीन और जादवपुर में है। उनका शाम का अड्डा साउथ सिटी मॉल में है। कुछ देर बातें करने के बाद बारिश कम हो गई। जैसे ही टिटी और बोनी ऑटो से गरियाहाट के लिए निकले, अरिन राय को लेकर बाइक पर निकल पड़े। उन्हें समझ नहीं आया कि 3 घंटे की बारिश में गरियाहाट इस तरह तैर जाएगा। रात के लगभग 8 बज चुके हैं और अब हमें नींद नहीं आ रही है। जब बस जादवपुर आई और कुछ नहीं था तो तीतर ने सोचा कि वह पानी तोड़कर चल देगा। इस बरसात की रात में बोनी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। दोनों अंधेरे में पानी को चीरते हुए आगे बढ़े। 3 घंटे की बारिश के बाद दक्षिणी कोलकाता पूरी तरह पानी में डूब गया है। पानी काटने के बाद सुजीत गाड़ी चला रहा था। बगैतिन के पास बंद पड़ी फैक्ट्री के सामने आते ही उसने जोर से ब्रेक मारा। लड़का सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। कार की हेडलाइट की रोशनी में सिर की तरफ खून की नदी नजर आ रही थी। जैसे ही सुजीत दरवाजा खोलने जाता है, मालिया उसका हाथ पकड़ लेती है। छोड़ दो, मत ले जाओ, पुलिस केस हो जाएगा। मालिया का गला भय से कांप उठा। और 1 महीने बाद उन्होंने शादी कर ली। मालिया नहीं चाहती कि सुजीत इस वक्त इन चीजों में पड़े, लेकिन फिर भी सुजीत ने अपना हाथ छोड़ दिया और बारिश को नजरअंदाज करते हुए नीचे गिर गया। मालिया ने जैसे ही लड़के को घुमाया तो उसका चेहरा देखकर चौंक गई। ये उसके भाई अरिन का दोस्त बोनी है। अरिन और राय अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे थे। बोनी का घर मालदा है, उसके माता पिता चले गए हैं। उधर तीतर की अभी तक कोई खबर नहीं है। आर्ची का फोन कल रात से बंद है। अभी तक उन्हें यह खबर नहीं दी गई है। बोनी को अब भी होश नहीं आया। सुजीत वहां एक पुलिस अधिकारी को पूरी बात समझा रहा था। अरिन्स पहले ही बता चुके हैं कि वे क्या जानते हैं, लेकिन यह जानना संभव नहीं होगा कि बोनी और टिटर दोपहर 4 बजे से रात 10 बजे तक कहां कर रहे थे, जब तक कि बोनी को होश नहीं आ जाता। आर्ची ने एक बार फिर मोबाइल बंद कर अपने हाथ में रख लिया। रात का नशा अभी उतरा नहीं है। रात लाल आंखों के साथ जागती है और दर्पण की ओर देखती है। उसने फिर से उन जलती हुई आंखों को देखा। लड़की अभी भी उसे उसी घृणित दृष्टि से देख रही थी। लड़की से बहुत प्यार था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि ये दुखद है। आर्ची ने एक बार फिर उन पर हमला बोला। इस बेडरूम का बंद दरवाजा खिड़की के बाहर लड़की की चीखों तक नहीं पहुंच पाता। पूरे डुप्लेक्स में कोई और नहीं है। कर्मचारी 5 दिन की छुट्टी पर गांव गया था। आर्ची को यातना देकर शैतानी सुख मिलता है। आर्ची ने लड़की का चेहरा पकड़कर कहा, मैं तुम्हें बोनेट से भी ज्यादा प्यार करता हूं टिटी। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा। बस इतना कहो कि तुम मेरी हो। तीतरों का एक समूह मुंह से थूक निकालता है। हाथ पैर अभी भी बंधे हुए हैं। बोनी ने अंत तक रुकने की कोशिश की। आर्ची ने 3 गुंडों को काम पर रखा। टिटी को उस वक्त यह समझ नहीं आया कि इन सब के पीछे आर्ची है। ज्ञान को आर्ची के शयन कक्ष में होश आया। बोनी को क्या हुआ? आर्ची को बंधे हुए पैर से जोर से लात मारी गई। आर्ची अभी खुद को संभाल नहीं सकती। उसने साइड टेबल से चाकू उठा लिया। तीतर की आंखों में डर नहीं, सिर्फ नफरत थी। वो जलती हुई आंखें कल से आर्ची का पीछा कर रही हैं। कुछ भी बच नहीं सकता। कभी कभी आर्ची को उस विकृत शरीर पर गुस्सा आता है, उस बोनी के लिए सब कुछ। आर्ची सोच नहीं पा रही है कि तीतर ने उस हड्डी के अंदर क्या देखा। लड़की हर वक्त बोनी के साथ घूमती थी, कभी आर्ची की तरफ अलग से नहीं देखती थी। उसने सोचा कि वह एक नई ओंडी खरीदेगा और उसमें पहली बार सवारी करेगा, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। हर समय बस ऑटो में बोनी के साथ नोक झोंक। एक दिन अकेले उसे कहीं नहीं ले जाया जा सकता था। वही सारी बर्बादी की जड़ है। उसने बोतल उठाई और एक बार फिर तरल पदार्थ अपने गले के नीचे डाला। अंदर की जलन अभी भी कम नहीं होती। हालांकि बारिश कम हो गई है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। पेड़ों की पत्तियों से पानी टपक रहा है।
मालिया बालकनी में खड़ी थी। आज टीवी स्क्रीन पर तीतर की तस्वीर इतनी बार दिखाई जाती है, फिर भी मन पुकारता रहता है। लड़की बहुत अच्छी थी, बोनी भी बहुत अच्छे हैं। मालिया अपने 5 दोस्तों को अच्छी तरह से जानती थी कि वे इस घर में एक साथ कितना घूमते थे, साथ में फिल्में देखी। क्या हुआ? रोते रोते शर्मा के आंसू सूख गए हैं। लड़की 2 दिन से घर नहीं लौटी है। तीतर जैसी मासूम लड़की को किसने नुकसान पहुंचाया? शर्मा सोच नहीं पा रहे हैं। लड़की एक दोस्त की तरह थी, सारी बातें घर पर होती थी। बोनी भी बहुत अच्छा लड़का है। क्या हुआ? पुलिस वाले बार बार भद्दे इशारे कर रहे थे। वह बोनी के बारे में भी गंदी बातें कर रहा था। सरमार चिल्लाकर कहना चाहते थे कि उनकी बेटी ऐसी नहीं है, लेकिन सुनेगा कौन? पिता के निधन के बाद से लड़की का माथा जल गया था। फोन लगातार बज रहा है। थोड़ी देर पहले शर्मा उम्मीद से बार बार फोन उठा रहा था, लेकिन वो एक रिश्तेदार का फोन और सहानुभूति के लिफाफे में कुछ गैर जरूरी बातें। अरिन और राय आज आर्ची के फ्लैट पर आए। बोनी पिछले 3 दिनों से कोमा में है। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसके सिर पर दबाव पड़ा, लेकिन इस वक्त आर्ची की कोई खबर नहीं है। माता पिता के अलग होने के बाद लड़का कैसे बदल गया? हालांकि पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्यार और निर्भरता की कमी थी। लगता है तीतर को यह कुछ ज्यादा ही पसंद है, लेकिन कभी खुलकर नहीं कहा। आर्ची हमेशा कम बात करती है। यह हाल ही में शांत हो गया था। बार बार घंटी बजाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर उन्हें नीचे गैराज में गंदी औंधी को देखकर और भी आश्चर्य हुआ। आर्ची आजकल बिना कार के कहीं नहीं जाती, लेकिन क्या बाप के लिए मुंबई उड़ गई या दिल्ली में मां के पास? दरवाजे के नीचे 2 दिन पुराना कागज पड़ा है। इस मामले में नीचे का दरबान कुछ नहीं बता सका। फोन अभी भी बंद है। सुजीत बोनी के पिता के साथ थाने आए। आजकल पुलिस कोई काम नहीं करती। सुजीत के पिता के लाल बाजार में एक दोस्त है, उन्होंने आज थाने में थोड़ा फोन किया। तीतर का फोन भी नहीं मिला। अरिन और राय भी आरजी को लेकर तनाव में थे। उन्होंने सोचा कि आज आर्ची की शिकायत पुलिस स्टेशन में की जाएगी। थाने का दूसरा अधिकारी एक कॉल अटेंड कर रहा था। रिसीवर नीचे रखते हुए उसने उदास चेहरे से कहा, 2 शवों की पहचान के लिए जाना होगा। एक बाईपास के किनारे और दूसरा उषा गेट के पास मिला। उम्र और विवरण बहुत मेल खाते हैं। अब चलो, बुलाओ लड़की की मां। सुजीत का शरीर कैसे भ्रमित हो जाता है। अरिन और राय भ्रमित दिख रहे थे, पता नहीं क्या करें। राय मुर्दा घर से बाहर आकर सड़क पर बैठे थे। दूसरे पैर से चलने की क्षमता नहीं थी। पहली लड़की तीतर नहीं है, ये तो उन्हें देखते ही पता चल गया, लेकिन उनका चेहरा इतना विकृत हो गया था और हर तरफ प्रताड़ना के निशान थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरिन की हालत ठीक नहीं थी। मृतक के शरीर पर कोई कपड़ा या निशान नहीं था। हत्यारे ने पहले ही सारे सबूत मिटा दिए थे। वे तीरी की मां को बुलाने का साहस भी नहीं कर सके। चौथे दिन अरिन के फोन पर आर्ची का कॉल आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आर्ची ने टूटी आवाज में कहा, मैं अब और नहीं कर सकती अरिन, मुझे बचा लो। कहाँ हो? तुम्हें क्या हुआ? वो आंखें मुझे मार डालेंगी। मैं डर के मारे कहीं नहीं जाता, छिप जाता हूं। तुम कहाँ हो? तुम्हें कौन मारेगा? अरिन की बात खत्म होने से पहले आर्ची कहती है, टिटी इतने समय से अकेली थी, आज बोनिता फिर आई है। दोनों की जलती हुई आंखें, वे मुझे खत्म कर देंगे। मैं अब और नहीं कर सकती। फोन कट जाता है। राय पीछे से कहते हैं, सुजीता ने अभी रे को फोन किया है, हमें जाना होगा। बोनी नहीं रहे, सुबह तक सब खत्म हो जाएगा।